हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं गैसियस स्टेट का अपना अगला लेक्चर, जिसका नाम है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। मतलब इससे पहले हमारे पास कितने लेक्चर हो चुके हैं भाई? इससे पहले हमारे पास हो चुके हैं 2 लेक्चर और आज ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है भाई। और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले, चलो बात करते हैं। और इससे पहले 2 लेक्चर जो हुए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है वो भी हम जानेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम जो स्पेशली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये हमारी बुक का नाम है। और ये बीएससी 3rd सेमेस्टर के लिए, अगर आप 3rd सेमेस्टर में नहीं है लेकिन आपको गैसेस स्टेट पढ़ना है किसी और सेमेस्टर में या किसी अदर आपके कोर्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो। और इसमें हमारे पास में देखो, ये हमारे पास इतनी सारे टॉपिक्स हैं या इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहला केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम है। मैं आपको बताता हूँ ये तीनों चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं और इनके सारे के सारे जो क्लास नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गैसेस स्टेट इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लिक्विड स्टेट बचा हुआ है, इसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये दोनों यूनिट भी हम कर चुके हैं जो हमारे चैनल जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोडेड है पहले से, आप उनको जाकर कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको पढ़ा है, क्यों बिल्कुल बेसिक्स तरीके से अपर लेवल तक। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर भाई पढ़ सकते हो ना। इसके बाद जो हमारे पास गैसेस स्टेट है, हमने बताया था इसको हम 3 फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद क्रिटिकल फिनोमेनन एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। तो पहला ये अभी तक हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी हमने उससे पहले हमने बात करी थी सर मैटर क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होती हैं। अब गैसेस स्टेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी थी। अब गैसेस को समझने के लिए ना, गैसेस को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, उनके लॉज को समझना पड़ता है। आज के लेक्चर में सर हम गैस के लॉ समझने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे लॉ होते हैं सर, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैलुसैक्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। सर इन लॉ को अगर हमने पढ़ लिया तो सारी की सारी जो गैस की प्रॉपर्टी, चाहे वो हमारी आइडियल गैस हो, चाहे हमारी वो रियल गैस हो, चाहे किसी भी गैस की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भाई आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं गैस लॉज के बारे में। पहला लॉ हमें दे रखा है बॉयल्स लॉ। चलिए फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बॉयल्स। ठीक है, ओके। बॉयल्स लॉ, ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ। हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली। अब इसके बाद हम जानेंगे कि बॉयल्स लॉ हमारा क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है, सारी चीजें। ठीक है, ओके। देखिए भाई, अगर आपको लॉ जानने हैं ना, लॉ पढ़ने हैं, तो हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। और वो कुछ चीजें कौन, बस ये 4 चीजें भाई हमारे पास। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको हम अमाउंट के तौर पे ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं कहीं पर हम लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की चर्चा करेंगे, वहां मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास फिक्स होगा तो मोल्स भी फिक्स होंगे ना। अमाउंट बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। अभी हमारे पास 4 चीजें। अब इन 4 चीजों में से हमें 2 चीजों को फिक्स करने के बाद बाकी 2 चीजों में हम क्या करते हैं, 2 चीजों में हम रिलेशन देखते हैं ना। उन्हीं रिलेशंस के बेस पर हमारे पास क्या बन जाता है, ये सारे के सारे लॉ डिफाइन होते हैं। अब इसमें करना क्या है, अगर जैसे मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो एक काम करता हूं, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी डेफिनेशन फिर हम लिख लेंगे ना। देखिए, समझने की कोशिश ऐसे करो। हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती है, हमारे पास सर प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में होता क्या है, देखिए हम नंबर ऑफ मोल्स को तो कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस वक्त हमें अमाउंट फिक्स रखना है। उसमें ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करते करते हम गैस का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं, हमको अमाउंट फिक्स रखना है। अब बॉयल्स लॉ में हमारे पास करते क्या है, जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया। टेम्परेचर को क्या कर लिया, कांस्टेंट। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो हमें रिलेशन किस में देखना है, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर।
कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये किया कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। जो भी जिस रूम में जिस कंटेनर में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने टेम्परेचर को फिक्स रख दिया। भाई टेम्परेचर को ना तो बढ़ाना है ना कम करना है, जितना है उतने पर ही मेंटेन रखना है। और उतने पर मेंटेन रखने के बाद उन्होंने फिर प्रेशर में चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने देखा कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ भाई, बढ़ाता हूँ, तो जो मेरा वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ हम ऐसे करके चलते हैं। चलिए एक काम करता है, मैं ना एक बीकर बनाता हूँ, एक बीकर बना लेता है। कैसे, चलो ये देखिए, ठीक है, ओके, ये हमने ले लिया एक बीकर। अरे ठीक है ना, आप लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग अच्छी हो, और ड्राइंग जैसी है वैसी है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने ले लिए 2 भी, ठीक है। अभी मैंने एक काम किया, इसमें गैस भरी है और यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ, एक पिस्टन लगा देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए पिस्टन कौन सी ले लें, ये ले लीजिए। ऐसा मान लीजिए ये है मेरे पास एक पिस्टन, ये मेरे पास एक पिस्टल है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ और इसमें इस तरह से ठंडी लगा देते हैं, कुछ इस तरह, ठीक, समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे पास एक गैस भरी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर क्या भरी हुई है, एक गैस मेरी भरी हुई है, ये मैंने एक गैस बन ली है। अब मैं एक काम करता हूँ, मान लीजिए इसका कोई ना कोई तो इस वक्त प्रेशर होगा, इस गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसको मैंने प्रेशर मान लिया है P1 या फिर P मान लो, P1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रेशर क्या है, P है। अब यहां से, और इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है, बिल्कुल है, इसका वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया, V1 ले लिया, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है गैस का वो V1 है, इसका जो प्रेशर है वो P1 है। अभी मैं एक काम करता हूं, और मैं काम ये करता हूं, इसको हटाओ पहले तो, देखो काम ये करता हूं, अगर यहां से मैं क्या करता हूं, अब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, इस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूं, तो मेरी गैस क्या होगी भाई, गैस तो सुकुड़ती चली जाएगी ना, बिल्कुल। गैस क्या होगी मेरी, जो गैस यहां पर थी वो गैस और ज्यादा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंडेंस होती चली जाएगी। अब यहाँ पर लगाया गया प्रेशर कितना, मान लीजिए P2 है ना, तो अब इसका वॉल्यूम जो है वो पहले के बराबर तो रहेगा नहीं, वो कितना मान लिया मैंने, V2 मान लिया। अब ध्यान से सुन लेना दोबारा से, मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें गैस भर रखी है, और उस गैस पर मैंने प्रेशर P1 लगाया, तो उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। अभी मैंने उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। बस इतना ही जानना। ये जो प्रोसेस मैंने करी है ना, वो कहाँ की है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं देखूं तो आप खुद बताओ, जब प्रेशर कम था तो गैस ज्यादा थी, मतलब गैस ज्यादा बीच में फैली हुई थी। जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिया, तो मैं देख रहा हूं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि सीधा सीधा भैया मैं एक चीज बोल सकता हूं, मैं एक चीज क्या कह सकता हूं, मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो दैट इज द बॉयल्स लॉ, इसी को बोला जाता है बॉयल्स लॉ, और कुछ नहीं। तो अगर हम ये कहें कि सर बॉयल्स लॉ होता क्या है, तो बॉयल्स लॉ एक्चुअली ये 1660 में दिया गया था, बहुत पहले दे दिया गया था बॉयल्स लॉ। तो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होती है भाई, द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज
इनवर्सनली proportional to the volume of gas, to the volume of gas या volume of the given mass of gas, given mass of gas at constant temperature, constant temperature। ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक बार मैं डेफिनेशन को वापस से समझा देता हूँ क्या कहा गया है डेफिनेशन में। हमने ये बोला, देखिए सुनिए, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, मतलब बोयल्स लॉ के अनुसार होता ये है कि द प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, किसी भी गैस का जो क्या होता है प्रेशर होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, मतलब गिवन मास ऑफ गैस, मतलब एक फिक्स मास ऑफ गैस का एक अमाउंट उसका क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे या उसके मास को फिक्स कर देंगे तो उसका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम बोयल्स लॉ कहते हैं और कुछ नहीं है भैया, यही बताया गया। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, यानी प्रेशर यहाँ से वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज नोन एज बोयल्स लॉ। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोयल्स लॉ समझ में आ गया होगा। अच्छा, बोयल्स लॉ में ना साथ में साथ आपको ग्राफ भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? ग्राफ। और एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं यहाँ से, और वो चीज क्या कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ इसको यहाँ पर इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है जरा ये देखिए भाई। हमको पता है, क्या पता है, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा प्रेशर जो होता है ना वो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं प्रेशर इज इक्वल टू करूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज के इंटू 1/v। अगर हम v को इधर पहुंचाऊं तो pv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कांस्टेंट के बराबर आता है। कांस्टेंट के बराबर आता है, सर इसका प्रेशर कितना है P1, इसका वॉल्यूम कितना है V1, तो ये भी तो कांस्टेंट के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका प्रेशर कितना है P2, वॉल्यूम कितना है V2, सर ये भी तो कांस्टेंट के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट के बराबर है। आप एक काम कर सकते हो, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ। वी कैन से, क्योंकि ये भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2, जिससे आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज द बोयल्स लॉ अनदर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये बोयल्स लॉ का हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। पहला ये हो गया हमारे पास PV इज इक्वल टू K, और दूसरा हो गया हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि होता क्या है। अच्छा, इससे रिलेटेड ग्राफ यहां पर हम लिख लेते हैं। सर क्या लिखेंगे? कर्व्स रिलेटेड टू बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ से रिलेटेड कौन कौन से कर्व हमारे बनते हैं वो तो वो सुन लीजिए। तो भाई हमारे पास ना यहाँ पर मोस्टली 3 टाइप के कर्व आपसे पूछे जाते हैं। वो 3 टाइप के कर्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा कौन सा होगा भाई? हाँ, ये होता है हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हो जाएगा, और दूसरा हाँ प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, दूसरा ये रहता है। और तीसरा हमारे पास आता है PV वर्सेस V। ये हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, या PV वर्सेस P कर लो या V कर लो, कोई भी कर लो, दोनों का ग्राफ सेम ही आता है, तो PV वर्सेस P कर लेते हैं। चलिए ना, अब इन तीनों के ग्राफ की बात समझते हैं कैसे होगा। देखिए
ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है सर दो एक्सिस चाहिए होती है, एक एक्सिस हमारे पास ये रही है ना, और दूसरी एक्सिस हमारे पास ये रही, ठीक है ओके। अब हम एक काम करेंगे, क्या होगा, ठीक है। देखिए दोबारा हमने ये लिया, यहाँ से हम इधर भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ तो इधर भी बनाना है, ग्राफ हमें यहाँ भी बनाना, तो ग्राफ इधर भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या, अभी यहाँ देखिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाना, तो इधर आप प्रेशर को ले लेंगे, इधर आप वॉल्यूम को ले लेंगे, ठीक है। प्रेशर और 1/v को बीच बनाना, तो वाई एक्सिस पर प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पर आप 1/v लेंगे, इधर पीवी ले लेंगे और इधर पी है तो पी ले लो, वी है तो वी ले लेंगे, यही करना है, बिल्कुल करना है। सर मैं आपको बता दूं, ग्राफ हमने केमिकल काइनेटिक्स जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है, वो सारी चीज बता चुका था। यहाँ पर हम वही मेथड्स को वापस से ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं समझने वाला हूँ, क्योंकि हमें पता है भाई प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1/v, ये तो हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज समझ सकते हो भाई, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा सर प्रेशर यानी पीवी, या फिर यही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर इज इक्वल टू के 1/v। यहां से एक चीज पता चले, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो जाहिर सी बात है, और ये हमारे पास हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन भी नहीं है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, जैसे जैसे देखो यहां से क्या वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर घटता जा रहा है, या वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ता है, तो इस तरह से ग्राफ आता है। प्रेशर वर्सेस 1/v, हमें पता है सर प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 1/v है, के 1/v है, जब प्रेशर इज इक्वल टू के 1/v है तो 1/p इधर है 1/v, तो ये लीनियर ग्राफ इक्वेशन का वर्क करेगा, और करेगा तो इसका कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा, जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। पीवी वर्सेस पी, हमें पता है सर वी को मैं इधर पहुंचा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो भाई पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, या वॉल्यूम को बढ़ाओ या मत बढ़ाओ। तो ये तीन टाइप के ग्राफ आपके वॉल्स लॉ से रिलेटेड होते हैं, और कुछ इसमें जानना नहीं है अभी। बाकी इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चले भाई चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ में वही कहानी हमारे पास, फिर से कौन कौन सी कहानी होगी सर, यहाँ पर देखो हमारे पास वही चार चीजें होती हैं, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स। ये मोल्स तो कांस्टेंट रहे नहीं, इनको तो कांस्टेंट आपको करना ही। पिछली बार हमने क्या किया था, बोल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, अभी चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन होता है, प्रेशर, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हमें रिलेशन किस किस के बीच में देखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देखना। अब एक चीज देखना, जस्ट मैं आपको नॉर्मली ऐसे समझाता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर हमें किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जब मेरे पास मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस है और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब थर्मल एनर्जी देना, और जब आप उसको हीट देंगे तो वो हीट को लेगा, और गैस के मॉलिक्यूल हीट लेने के बाद एक तो वैसे ही हायर एनर्जी में होता है, ऊपर से हीट लेने के बाद और ज्यादा एनर्जी उनके पास आ जाएगी, तो भागना स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फैलना स्टार्ट करेंगे, और फैलेंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे, और ज्यादा जगह घेरेंगे
तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि चार्ल्स लॉ में जो होता है ना, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज्यादा आपका वॉल्यूम रहेगा, वो भी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यही कहना चाहता सर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, आप एक चीज देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस फैलेगी ना, और फैलेगी तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा भैया। इसी लॉ को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ given mass of gas is directly proportional to the temperature at constant प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारे पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। इसको कहा जाता है चार्ल्स लॉ। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब कहानी वही लेते हैं, कहानी पहले की तरह। हमारे पास क्या लेंगे सर, हमारे पास 2 कंटेनर है। मान लीजिए एक कंटेनर मेरे पास ये है और इसमें मैंने क्या भर रखा है, गैस भर रखी है। दूसरा ऐसे ही कंटेनर मैंने इधर ले लिया है, दूसरा ऐसे कंटेनर मैंने यहाँ ले लिया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा है, T1। इसका टेम्परेचर है T1। उस जिस वक्त इसका टेम्परेचर T1 है उस वक्त इस गैस का जो वॉल्यूम है ना वो इतना है। इसका गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना है मान लीजिए V1, है ना। अभी मैंने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, T2 कर दिया। मैंने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, T2। तो आपको मैंने ऐसा मान के चलिए जो T2 है वो बड़ा है T1 से। अब वो टेम्परेचर T2 बड़ा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसके गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे V2। ये जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का ये, अगर हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखना भाई, हमको पता है सर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के तो V इक्वल टू KT कर सकते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इंटू T हो गया। तो यहां से अगर मैं इसके लिए निकालूं, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, V1 इज इक्वल टू KT1 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा V2 इज इक्वल टू KT2 हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सर K बराबर कितना हो जाएगा, V1 अपॉन T1 हो जाएगा। यहां से K बराबर कितना हो जाएगा, V2 अपॉन T2 हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 2 बना लो, दोनों ही K की वैल्यू है। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सर ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो भाई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। मैं V2 को इधर लेके जाऊं, T2 को इधर लेके जाऊं, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। ये हमारे पास फॉर्मूला भी बन सकता है अगर आप इसको पक्षांतर कर देंगे, साइड चेंज करेंगे तो। आई होप ये भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो सुनो, हमने 2 चीजों के बीच रिलेशन देखा, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच देखा, पहले हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच देखा था। अब इन तीनों को हम एक साथ रिलेशन में लेके आए तो वहां से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो हम देख लेते हैं ना। देखिए तो देखिए कैसे करते हैं। वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और दूसरा हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से हम एक चीज भी तो कर सकते हैं ना भाई, क्या कर सकते हैं सर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम एक काम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ। यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां से कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके, टेम्परेचर अपॉन प्रेशर की, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, कांस्टेंट आ जाएगा T अपॉन P। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब फिर से वही कहानी जो अभी तक हम करते चले आ रहे। मान लीजिए मेरे पास एक वही कंटेनर है, मैंने फिर से एक कंटेनर लिया है इस तरह से, और इसी का मैं एक दूसरा कंटेनर ले लेता हूं। अरे भाई, इसी के लिए मैं एक दूसरा कंटेनर ले लेता हूं। दूसरा कंटेनर मेरा ये है, यहां ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें जो गैस मेरी भरी हुई है उसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसी तरह से इसका प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2। तो अगर हम देखें तो यहां से देखो क्या अंतर था, यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के टी अपॉन पी। यहां से अगर मैं K की वैल्यू निकालूं तो K बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PV अपॉन T। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, P इधर चला जाएगा, T नीचे, PV अपॉन T हो गया। तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू निकालूं क्या हो जाएगा, PV अपॉन T है, मतलब P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा। बिल्कुल, यहां से K निकालोगे तो कितना हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों की K की वैल्यू दोनों को बराबर रख सकते हैं, और दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स थे, जिसमें से हम कौन कौन से कर चुके हैं भाई, एक वॉइस लॉ कर चुके हैं और दूसरा हम चार्ल्स लॉ को भी कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज जान लो भाई, अगर हम वॉइस लॉ की बात कर रहे हैं, वॉइस लॉ की अगर जो चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो इनका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ग्राफ पूछा जाता है, और इसका ग्राफ जो पूछा जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच पूछा है, इधर वॉल्यूम ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया। तो आप देखो क्या हो रहा है अभी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से लीनियर आ जाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा वॉइस लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है। अब हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं गैलो-सैक्स लॉ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, ये सारी चीज को जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि भाई लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ, जो भी इन टॉपिक्स की जिसको भी जरूरत है वहां तक इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।